हमारा जो पाठ चल रहा था नियोजित विकास की राजनीति, इसमें जो मसौदा तैयार हुआ था कि उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए या कृषि को प्राथमिकता दी जाए, इसमें मुख्य विवाद क्या था वो देखना है। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियाँ अपनाई गईं उन पर बड़े सवाल उठे। यहाँ हम ऐसे दो सवालों की चर्चा करेंगे जो आज भी प्रासंगिक हैं। कृषि बनाम उद्योग, मतलब कृषि को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए या उद्योगों को, दोनों में कौन महत्वपूर्ण है। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज़्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। कईयों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया, मतलब गांव में ज़्यादा उद्योग लगाए जाएं। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उससे अलग होकर उन्होंने भारतीय लोक दल नामक पार्टी बनाई। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं, इनकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही, मतलब गांव का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ शहरों का विकास हो रहा है, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया। कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बिना गरीबी के मकड़जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य ही अपनाई गई थी। राज्य में भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधनों के बंटवारे और कानून बनाए। नियोजन में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम तथा सिंचाई परियोजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करने की बात भी मानी गई थी। नियोजन की नीतियां असफल नहीं हुई। दरअसल इनका कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ क्योंकि भूमि संपन्न तबके के पास सामाजिक और राजनीतिक ताकत ज़्यादा थी। इसके अलावा ऐसे लोगों की एक दलील यह भी थी कि यदि सरकार कृषि पर ज़्यादा धनराशि खर्च करती तब भी ग्रामीण गरीबी की विकराल समस्या का समाधान न कर पाती। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र एक अगला मुद्दा है। विकास के जो दो जाने माने मॉडल थे, भारत में उनमें से किसी को नहीं अपनाया। पूंजीवादी मॉडल में विकास का काम पूर्णतः निजी क्षेत्र के भरोसे होता था। भारत में यह रास्ता नहीं अपनाया गया। भारत ने विकास का समाजवादी मॉडल भी नहीं अपनाया जिसमें निजी संपत्ति को ख़त्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। इन दोनों ही मॉडल की कुछ बातों को ले लिया गया और उस अपने देश में इन्हें मिले जुले रूप में लागू किया गया। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर की तरफ झुकाव ज़्यादा था उस समय और प्राइवेट सेक्टर की तरफ झुकाव नेहरू जी का कम था। खेती, किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र के हाथों में रहा। राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योग को रखा और अपने आधारभूत ढांचा प्रदान किया। राज्य ने व्यापार का नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में बड़े हस्तक्षेप किए। इस तरह के मिले-जुले मॉडल की आलोचना दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों खेमों में हुई। आलोचकों का कहना था कि योजनाकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी है और न ही निजी क्षेत्र के बढ़वार के लिए कोई उपाय किया गया। विशाल सार्वजनिक क्षेत्र ने ताकतवर निहित स्वार्थों को खड़ा किया है और इन न्यस्त हितों ने निवेश के लिए लाइसेंस तथा परमिट की प्रणाली खड़ी करके निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने ऐसी चीज़ों के आयात पर बाधा आयत की जिन्हें घरेलू बाजार में बनाया जा सकता हो। ऐसी चीज़ों के उत्पादन का बाजार एक तरह से प्रतिस्पर्धा विहीन है। इसकी वजह से निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों को गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी नहीं रही। सरकार ने अपने नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखीं जिससे भ्रष्टाचार और अकुशलता बढ़ी। कुछ ऐसे आलोचक भी थे जो सोचते थे कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना उसने नहीं किया। इन आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि जनता की शिक्षा अथवा
चिकित्सा के मद में सरकार ने कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र को मुनाफा कमाने में मदद की। इसके अलावा मदद गरीबों की होनी चाहिए थी, लेकिन राज्य के हस्तक्षेप के फलस्वरूप एक नया मध्य वर्ग उड़ खड़ा हुआ जो बगैर खास जिम्मेदारियों के मोटी तनख्वाह सहित अन्य सुविधाओं को भोग रहा है। इस अवधि में गरीबी में ज़्यादा कमी नहीं आई। गरीबों का प्रतिशत कुछ जनसंख्या में भले कम हुआ हो, लेकिन उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो ये आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। आज के लिए बस।